कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में कॉन्ट्रासेप्टिव बेसिकली वो डिवाइसेस या कोई पैचेस या फिर जो है ना कोई इंजेक्शन या फिर ड्रग जो कि हमारी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं होने देती। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में कंबाइंड भी हैं और जो है ना सिंपली प्रोजेस्टेरोन भी देते हैं, ऑरल भी हैं, पेरेंटल भी हैं। इधर से एक नज़र आप देख लें। देखिए जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में उसमें ओरल है और पेरेंटल है। ओरल में कंबाइंड है और प्रोजेस्टेरोन ओनली है। कंबाइंड में एथिनाइल एस्ट्राडायोल और मेस्ट्रानोल होता है और उसके साथ प्रोजेस्टेरोन तो लाजमी होगा। और इसके बाद जो है सिर्फ प्रोजेस्टेरोन में नॉरथिनड्रोन होता है या फिर नॉर्गेस्ट्रेल होता है। इसको आपने खुद ही याद रखना है। पेरेंटल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन जो है ना IM इंजेक्शन के तौर पर दिया जाता है। एथिनाइल एस्ट्राडायोल और नॉरगेस्ट्रोमिन जो है ना वीकली ये पैच के तौर पर दिए जाते हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस अवेलेबल होते हैं। फिर फीमेल के एब्डोमेन पे जो है ना रखा जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वहाँ पे वो हार्मोन्स रिलीज़ करता है और उसको प्रेगनेंसी नहीं होती। इसके बाद जो है ना एल्नोर्गेस्ट्रॉल है, IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं कुछ जो है ना जो कि उसको कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और एटोनोगेस्ट्रॉल है, ये सबक्यूटेनियस इम्प्लांट के तौर पर यूजुअली आम पे लगाया जाता है और जो है ना वो हार्मोन्स जो है ना रिलीज़ करता रहता है और फीमेल जो है ना प्रेगनेंसी नहीं हो सकती फीमेल को। इसके बाद पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव है, उसमें नॉर्गेस्ट्रल है और जो है ना कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। एक नॉर्गेस्ट्रल क्या है, सिंपल प्रोजेस्टेरोन है और कंबाइंड ओरल ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव उसमें भी कंबाइंड एथिनाइल एस्ट्राडायोल मेस्ट्रानोल प्लस प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। पोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। अब हम ना इनकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि मैंने बताया कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है या सिंपली प्रोजेस्टेरोन होता है। और इनमें जो है ऑरली भी दिए जाते हैं, पेरेंटली भी दिए जाते हैं। जो पेरेंटली दिए जाते हैं उन ऑरली जो दिए जाते हैं वो तो पिल्स होती हैं, अक्सर फीमेल्स जो है ना खा रही होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रही होती है प्रोजेस्टेरोन की। इसके साथ में जो है ना लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस दिए जाते हैं या फिर सबक्यूटेनियसली मैंने बताया, या ट्रांसडर्मल जो है ना इम्प्लांट दिए जाते हैं या इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के ज़रिए, या फिर वेजाइना रिंग होती है जो कि वेजाइना में रखी जाती है और जो है ना वहाँ से हार्मोन रिलीज़ करती है और फीमेल जो है ना प्रेग्नेंट नहीं होती, ठीक है। अब जो कंबाइंड है कॉन्ट्रासेप्टिव्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनकी दो टाइप्स हैं आगे फर्दर, या तो बाइफेजिक प्रेपरेशंस में आती हैं वो ड्रग्स, या फिर ना ट्राइफेजिक या फिर मोनोफेजिक में आती हैं, या फिर बाइफेजिक ट्राई या क्वाड्राफेजिक जो है ना आती हैं, ठीक है। तो मोनोफिजिक वो जो है ना प्रिपरेशन होती है कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव की, जिसमें जो है ना उस जो हमारी टैबलेट्स ले रहे हैं हम उसकी जो है ना डोजेज कांस्टेंट रहती है, ठीक है। एक ही डोज उसने लेनी है पूरे 21 दिन तक और उसके बाद जो है ना 1 वीक उसने छोड़ देनी है। नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यही मैकेनिज्म होता है कि 21 दिन तक लेनी होती है, फिर एक हफ्ता छोड़ देनी होती है, ठीक है। चाहे ट्रांसडर्मल पैच लगा रहे हो आप, चाहे आप जो है ना दूसरा वेजाइनल रिंग लगा रहे हो, या फिर आपने जो है ना ओरली ले रहे हो, तो उनमें यही होता है कि किसी 3 हफ्तों तक करनी है, फिर 1 दिन छोड़ देनी है, 1 वीक सॉरी छोड़ देनी है। और जो बाईफिजिक और ट्राईफिजिक प्रेपरेशंस होती हैं उनमें ये होता है कि जो डोज है हमारी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वो चेंज होती रहती है, वेरी वेरी करती रहती है। जैसे हार्मोनल चेंजेस होती है ना हमारे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसी के अकॉर्डिंगली हम जो है ना डोज चेंज करते हैं। लाइक हमारे फर्स्ट फेज़ में जो है ना पहले आई थिंक 7 डेज़ तक जो है ना एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, फिर जो है ना आगे फिर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। तो ऐसे ही हमने जो है ना अपनी डोज़ भी ऐसे ही रखनी है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है उसी के अकॉर्डिंगली हमने डोज़ को अल्टर करना है। इसके बाद है पोस्ट कॉर्टल है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये उनमें दी जाती है जो ऐसे जो है ना जिनमें ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया है लेकिन उनको बेबी नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उनको, तो वो विदिन 72 आवर जो है ना जाके फीमेल गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो जो है ना उसको या तो ऑरली प्रोजेस्टेरोन दे देती है नार्गोस्ट्रोल वगैरह, या भी जो है ना उसको कंबाइंड जो है ना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दे देती है, ठीक है। तो पोस्ट कॉइटल इसको जो है ना एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहते हैं, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में दो इनके मैकेनिज्म्स हैं जो हम
देंगे ना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, मेनली इनका मैकेनिज्म ये है कि जो है ना ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेंगे। ओव्यूलेशन नहीं होगी, प्री मैच्योर ओवोसाइट जो है ना रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी और इम्प्लांटेशन भी नहीं होगी आगे फर्दर, सही जाहिर सी बात है। और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, ये जो है ना सर्वाइकल जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं उन पे ऊपर इफेक्ट करता है। इसके अलावा यूटेराइन ट्यूब के ऊपर एंडोमेट्रियम पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल थिकनिंग कराता है। जब थिकनिंग हो जाती है उस वजह से जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म जो है ना एक्सेस नहीं कर सकता ओवम तक, इसकी वजह से उसकी वजह से भी फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं होगी। ओव्यूलेशन इनिबिशन है, और जो है ना दूसरी है सर्वाइकल म्यूकस ग्लैंड्स की ज़्यादा प्रोडक्शन, सर्वाइकल थिकनिंग वगैरह, ये दो इनके इफ़ेक्ट्स हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्लिनिकल यूजेस में बात करें तो इनको हाइपोगोनाडल फीमेल्स में दिया जाता है, जिनमें गोनाड्स की कमी है उनमें दे सकते हैं हम। इसके अलावा जो है ना इसको मैंने जैसे पीछे बताया हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर भी, सॉरी ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तौर पर जो देते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन में देते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मिला के, तो ना सिर्फ ये है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती हैं, बल्कि जो यंग गर्ल्स होते हैं जिसमें ओवेरियन सिस्ट मोस्ट कॉमन होते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए भी देती हैं, एक्ने को ट्रीट करने के लिए, इसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर वगैरह को ट्रीट करने के लिए भी देती हैं, और रेमेटाइड आर्थराइटिस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए भी देती हैं, और कुछ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेज होते हैं उनमें भी देते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए इस वजह से देते हैं क्योंकि ये जो है ना मेंस्ट्रुअल फ्लो को कम करती हैं, और इसकी वजह से ब्लड लॉस कम होता है और एनीमिया जो है ना ट्रीट हो जाता है। इसके बाद जो है इसकी टॉक्सिसिटी में डोज डिपेंडेंट है टॉक्सिसिटी, उनमें पहले थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है, एस्ट्रोजन का हमने पढ़ा था पीछे के थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डीबीटी के साथ जो है ना एसोसिएटेड है। तो इनमें क्या है, सेम है कि एमआई होगा, उसमें स्ट्रोक होगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा, स्पेशली उन फीमेल्स में होता है जो कि या तो स्मोकर्स हैं या फिर उनमें पहले जेनेटिक डेफिशिएंसी थी कोआगुलेशन फैक्टर्स की, इस वजह से जो है ना उनमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है। और इसके बाद दूसरा, इसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, पहले भी हमने पढ़ा था एस्ट्रोजन की वजह से जो है ना कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदर टॉक्सिसिटीज़ में ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, मतलब ब्रेस्ट में पेन होगा, और स्किन पिगमेंटेशन, हेडेक और डिप्रेशन वगैरह है, ठीक है। और इसके अलावा एस्ट्रोजन की वजह से नोजिया भी आ रहा है। देखिए अब इसके जो इफ़ेक्ट्स हमने पढ़े या टॉक्सिसिटी हमने पढ़ी तो तकरीबन मिलते जुलते हैं जैसे एस्ट्रोजन के थे और प्रोजेस्टेरोन के साथ, क्योंकि कंबाइंड हम दे रहे हैं। तो हमने इधर देखा कि किन किन उसके कॉन्ट्रासेप्टिव्स की कैसे टाइप्स हमने की थी कि ऑरली भी देते हैं और पेरेंटली भी देते हैं, जिनमें ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं, वेजाइनल रिंग्स होते हैं, या फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं, या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में भी देते हैं। और इनमें या तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कम्बिनेशन होता है या फिर प्रोजेस्टेरोन अकेला देते हैं। पोस्ट कॉर्टियल में कॉन्ट्रासेप्टिव में हमने पढ़ा विद इन 72 आवर्स आफ्टर सेक्शुअल इंटरकोर्स हमने कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट करनी है, तब जो है ना हम इनका कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम देते हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या तो प्रोजेस्टेरोन या फिर जो है ना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मिला के। मैकेनिज्म हमने पढ़ा था ओव्यूलेशन इनहिबिशन एक पढ़ा था, और दूसरा ये है कि सर्वाइकल म्यूकस ग्लैंड की जो है थिकनिंग कराते हैं। और क्लिनिकल यूजेस में हमने पढ़ा था कि प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म में, इसके अलावा एक्ने को और एंडोमेट्रियोसिस वगैरह को, ब्रेस्ट कैंसर, इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट वगैरह उसको ट्रीट करने के लिए आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, रुमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म पढ़ा, उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स में हमने कि जो है ना डीबीटी, थ्रोम्बोसिस वगैरह, कोगुलेशन फैक्टर जिनकी में कमी हो, या फिर ना स्मोकर्स में ये ज़्यादा होता है। इसके बाद ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़े थे, और हमने अदर टॉक्सिसिटीज़ में वेट गेन पढ़ा था, एक्ने वो हिर्सुटिज़म पढ़ा था, एक्ने पड़ी थी, नोज़िया वगैरह पढ़ा था।